अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं उनके हवाले से, और सबसे एक बढ़कर जो बात है वो हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट, जहां पर उन्होंने कहा कि वो बलोच जो नाराज़ लोग हैं उनको कौमी धारे में वापस लेकर आएंगे, उनसे मुज़ाकरात डायलॉग की बात उन्होंने की है। और इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, दोनों का अज़्म यही है कि मिलिटेंसी जो है उसका ख़ात्मा किया जाए बलूचिस्तान से। जो नाराज़ बलोच है उनको कौमी धारे में लाया जाए और बलूचिस्तान में एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए कि क़याम अमन की एक सिचुएशन हमें बलूचिस्तान में ओवरऑल नज़र आए। लेकिन ये तमाम तर काम करने की पहले माजी में भी कोशिशें की जाती रही हैं, अब भी ये एक इनिशिएटिव है। ये किस हद तक डूएबल है, किस हद तक ये मुमकिन है कि जो गिले शिकवे हैं नाराज़ बलोचों के, जो उनकी डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल किया जाए, सब एक पेज पर आ जाएं और एक हम देखें कि अमन व अमान की एक सूरत हाल हमें बलूचिस्तान में नज़र आए। फिर बहुत सी इन्वेस्टमेंट जो बलूचिस्तान में आनी है, फिर जो गवादर की तरक्की है उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं या जिस तरह से वहाँ पर प्रोग्रेस होनी है, वो तमाम तर चीज़ें यहाँ के जो बलोच अवाम हैं उन तक ये पहुँच सके। ये एक बड़ा मुश्किल काम है, एक बड़ा इनिशिएटिव है। क्या ये इस वक्त हतमी तौर पर मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? दिस इज़ द क्वेश्चन विच रिमेंस देयर। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा कि इसी के अराउंड हम गुफ्तगू करें। बात करने के लिए हमें मीर खुदाबख्श मरी साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बलोच यूनिटी के। बहुत शुक्रिया मरी साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत सी बलोच कौम परस्त जमातें बलूचिस्तान में मौजूद हैं। आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है यूनिटी फोरम का, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई और इसके क्या मकासद हैं और इससे क्या कुछ अचीव किया जा सकता है आने वाले वक्त में? जी शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। देखिए, बेसिकली जब हमने पाकिस्तान बलोच यूनिटी की बुनियाद रखी थी तो इसके अंदर दो चीज़ें थी। एक OPBU ओवरसीज़ पाकिस्तान बलोच यूनिटी, और उसके बाद हमने पाकिस्तान बलोच यूनिटी की बुनियाद रखी थी। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तान बलोच यूनिटी का मकसद ये था कि हमारे दो चैप्टर हैं। उसका मकसद ये था कि जो आउट ऑफ कंट्री जितने नाराज़ बलोच हैं या जो आउट ऑफ कंट्री जो रहते हैं उनसे गुफ्तगू करना, उनके मामलात, इश्यूज़ और रियासत के सामने जो उनके आपस में इख्तलाफात हैं, उनके इख्तलाफात को ख़त्म करके उनको कौमी दायरे में लाना और उनके इश्यूज़ को एज़ आप ये समझे सफ़ीर के तौर पर हम लोग जो है ना उनको पाकिस्तान की तरफ और हुकूमत पाकिस्तान के साथ उनके मामलात को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, रही बात पाकिस्तान बलोच यूनिटी की, वो एक बड़ी मेजर चीज़ है। उसकी ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि अब पाकिस्तान में रहते हुए देखिए जो बाहर बैठे हुए हैं वो तो सिर्फ एक ऑर्डर जारी करते हैं, ठीक है ना, मतलब लीडरशिप जितनी भी वो बाहर है, जो फाइट करते हैं वो मुल्क के अंदर ही है, मतलब अगेंस्ट पाकिस्तान जो है। तो हमें ये ज़रूरत पेश आई, क्यों ना यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें मिसयूज़ किया जाता है, जिन्हें नहीं पता होता कि उनका सब्जेक्ट या उनका ऑब्जेक्ट क्या है, वो किस लिए काम करें, वो किस पर्पज़ के लिए काम करें। अब इसमें कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जो काम करके मतलब काम करना नहीं चाहते, वो हालात की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से या कुछ और इश्यूज़ की वजह से बाज़ औक़ात लोगों को थ्रेट करके भी ये काम करवाया जाता है। अच्छा, जब ये काम करवाया जाता है तो यहाँ पर ये चीज़ होती है कि वो क्रिमिनल फॉल्ट यानी कि एक लिस्ट के अंदर आ जाते हैं, वो एक इंतहा पसंद और दहशतगर्द बन जाते हैं। फिर उसमें ये होता है कि फिर वो हमारे इदारों के और हमारे मुल्क के और गवर्नमेंट के फहरिस्त के अंदर उनके नाम आना शुरू हो जाते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, तो उनके पास वापसी के कोई रास्ते नहीं होते। तो हमने पाकिस्तान बलोच यूनिटी की बुनियाद इसलिए रखी कि जो यहाँ के बलोच हैं उनके इश्यूज़, उनके पॉलिटिकल इश्यूज़, उनके बुनियादी हकूक़, उनके बुनियादी मसाइल, और जो बलोच भटके हुए या जो सरेंडर होना चाहते हैं या जिनके इश्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व करें, अपने रियासत के सामने रखें ताकि उनको मज़ीद यूज़ होने से रोका जा सके। जी बिल्कुल सही। मरी साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और उसके बाद से भी एक बात चली, सूबाई हुकूमत भी यही चाहती है। ये पहला मौका नहीं है कि इस तरह होने जा रहा है। हमने देखा है माजी में भी बहुत कोशिश की गई डायलॉग्स करने की, बातचीत करने की, लेकिन कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं हो पाई कि हम कहें कि देर पा अमन आ जाएगा या तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठे हैं या कोई प्रोग्रेस बेहतरी की तरफ जा रही है। कोशिशें हुई और बीच में फिर वो रुक गई, यही सिलसिला चला है। ये अब का जो मौका है ये कितना मुख्तलिफ है माजी से? देखिए, ये इसमें दो चीज़ें हमें समझनी होगी, एक वक्त और हालात, और उस वक्त डिमांड क्या थी। ये दो चीज़ें बड़ी डिपेंड करती हैं इन चीज़ों को समझने के लिए। देखिए, जब एक वक्त था पाकिस्तान के आज़ादी के बाद जब ये इश्यूज़ उठे थे, उन दिनों वक्त और हालात कुछ और थे और डिमांड कुछ और थे। इस तरह जिस तरह वक्त बदलता गया, डिमांड्स बदलती गई, चीज़ें बदलती गई।
अब लगता ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ख़ान साहब की हुकूमत में आते हुए, और ये मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, ये ऐसा है भी और चीज़ें चल भी रही हैं कि अंदरूनी मतलब ये बात और गुफ्तगू डेलीगेशंस वगैरह सारे मामला चल रहे हैं इस वक्त, जो इस वक्त मैं नाम नहीं लेना चाहता, और मैं क्योंकि ये मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के और रियासती इदारों के मामलात हैं और वो मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं उनको शेयर करूं, लेकिन मैं आपको ये एक बड़ी यकीन दहानी करवाना चाहता हूं, इस बात को मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूं, बिल्कुल पहले से हालात अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए वैसे अगर हम देखें अफ़गानिस्तान की इशूज़ को देख के हालात तो एक अलग रुख पे जा रहे हैं, लेकिन मैं बात बलोचों की करने जा रहा हूँ जिस तरह आपने सवाल किया। तो अब इस बार सीरियसली उनके ऊपर काम किया जा रहा है और उनसे गुफ्तगू की जा रही है और कोशिशें की जा रही हैं, और बल्कि ये है कि आप ये समझें कि पहले हुकूमतों के मुकाबले में इस बार कोशिशें कुछ ज़्यादा तेज़ की गई हैं और अमलन की गई हैं, ना कि बातों की हद तक। जी मुझे ये बताइएगा, ये कोशिशें कौन कर रहा है? ये वफाक की सतह से हो रही हैं, ये सूबाई हुकूमत कर रही है, या कुछ और लोग हैं जिनको बीच में मीडिएटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? मैं नाम नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन ये कर कौन रहा है, ये कोशिशें मैं ये जानना चाहूँगा, और बिलखुसूस इसलिए जानना चाहूँगा कि जब हम वफाकी हुकूमत की बात करते हैं और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में बैठे होते हैं, तो एक बात कही जाती है कि ये हुकूमत तो अपोजिशन को डायलॉग में नहीं एंगेज कर पाती, जो नाराज़ हैं, जिनके इतने ग्रीवेंसेस हैं, उनको किस तरह से एंगेज कर पाएंगे? तो ये कर कौन रहा है एंगेज सर? ये तो ज़ाहिरी बात है कि वफाकी कर रही है इन चीज़ों को, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देखें कि अब जब आज से 2015 में और 16 में, उससे पहले भी जब डायलॉग के लिए काफ़ी लोग गए थे, और आपको याद होगा कि कुछ सहाफ़ी यहाँ से यूरोप गए थे और कुछ वहाँ नाराज़ बलोच जो लीडर हैं, रहनुमा हैं, उनके इंटरव्यू लिया गया था, तो उन्होंने मेरे ख्याल में बिल्कुल ही आप समझें कि एक तरह से कहा था कि हम कोई डायलॉग नहीं करेंगे, हम कोई बात नहीं करेंगे सिवाय बलूचिस्तान की आज़ादी के, हम कोई और किसी कमिटमेंट पे बैठना नहीं चाहते। लेकिन इस बार जो है कि वो बिल्कुल बातचीत के लिए राज़ी हो चुके हैं और काफ़ी हद तक काफ़ी लोग बैठ भी चुके हैं। अब उसमें ज़ाहिर सी बात है, अब वो डायलॉग या चीज़ें उनको ट्रस्ट, देखिए पहले जो हो चुका है, माजी में काफ़ी बार हो चुका है, किसी बंदे के साथ भी होता है, तो वो ट्रस्ट लेवल नहीं होता। तो इस बार ये है कि वफाक कर रही है, बीच में कुछ ऐसे बलोच रहनुमा हैं, बलोच लीडर्स हैं, और कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बलोच हैं, जो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं और जो चाहते हैं कि अमन उनके इलाकों में पैदा हो और बलूचिस्तान में अमन पैदा हो, तो वो लोग वफाक के साथ मिलकर इसके लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मेरी सब जब ये बात की जाती है कि कौमी धारे में लेकर आना है, अब अगर कोई शख्स मिलिटेंट रहा है, वो अस्करियत पसंदी में मुलविस रहा है, उसने कोई ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं, अब सवाल ये है कि आया आज वो कहता है मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, तो आप फॉरगो कर देंगे, फॉरगिव कर देंगे, माफ़ कर देंगे जो कुछ वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करता रहा, और उसको कहेंगे कि ये कौमी धारे में आ गया, या कोई और मैकेनिज़्म भी इसका होगा, कोई सज़ा जज़ा का अमल भी होगा, या आपने जो कुछ किया कर लिया और उसके बाद आज आप उस पर एक माफ़ी मांगें और सब ठीक हो जाए? इस पर बड़ी बहस हुई जब ये बात की गई, आपकी क्या राय होगी इस पर? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सबसे पहले ये बात है कि एक जो घर होता है, एक घर के अंदर भी अफराद जो हैं आपस में लड़ते हैं, उनके इख्तलाफात होते हैं। ये बलोच जितने भी हैं, चाहे हम सिंधी हैं, पंजाबी हैं, पश्तून हैं, हम सब भाई हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। देखें इख्तलाफात, नाराज़गियाँ होती हैं और गलत फहमी के अंदर 10 चीज़ें पैदा होती हैं। भाई बाप को कत्ल कर देता है, भाई भाई को कत्ल कर देता है, ये चीज़ें होती हैं। और जब एक बंदे का जहन वॉश किया जाता है, उसे मिसगाइड किया जाता है, तो उससे गलतियाँ होती हैं। जब उसको आप राय हक पे लेकर आते हैं, जब आप उसको सारी चीज़ें बताते हैं, उसको आइडेंटिटी करते हैं कि यार ये चीज़ ऐसी नहीं है, ये है, आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको यूज़ किया जा रहा है। और आप देखें पहले के मुकाबले में आज बलोचों, देखें जैसे कि आज सोशल मीडिया का दौर आ चुका है और इंटरनेट का दौर आ चुका है, मीडिया आजकल काफ़ी एक्टिव है, तो पहले लोगों को पता नहीं होता था बलोचों को
उनका मकसद ये होता था कि किसी नवाब ने या किसी लीडर ने ऑर्डर जारी कर दिया तो वो उसको फॉलो करते थे, उसके उसमें चले जाते थे। अब उसमें क्या होता था कि एक बंदा जाके फाइट करता था सिर्फ उसके कहने पे, उनको तो क्योंकि मीडिया की एक्सेस थी नहीं पहाड़ों में। देखिए बलूचिस्तान का जो एरिया है वो अभी काफ़ी कुछ ऐसे इलाके होंगे बशमूल कोयटा और चंद ऐसे बड़े शहर होंगे जहाँ इंटरनेट की एक्सेस है या इस तरह की इंफॉर्मेशन जो लोगों को मतलब उनको इंफॉर्मेशन मिलती है या उन्हें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो, तो ये ज़्यादा इलाकों में नहीं है। तो वो पहले अमल करते थे फ़ौरन ऑर्डर के ऊपर और फाइट करते थे, और जब उनका कोई मार जाता था, जाहिर सी बात है अगर मेरा कोई भाई मरता है तो मैं तो पहले उनको नेगेटिव समझता हूँ, मैं तो पहले उनको अपना दुश्मन समझता हूँ, फिर मैं बदतर समझूंगा क्योंकि यार इन्होंने मेरे लोगों को कत्ल किया। तो कुछ लोग ऐसे थे और कुछ माशी पोजीशन की वजह से उनकी माली हालात ठीक नहीं थे, तो कुछ उन लोगों जो है उस तरफ जा चुके हैं। देखिए ये तो हम अगर देखें इस्लाम की जो बुनियाद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने दुश्मनों को माफ़ किया था। देखिए ये तो तारीख़ है। अगर आप देखें आज जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर देखें कि तालिबान जो हैं वो दुनिया के अंदर बाकायदा ऐलान कर फिर रहे हैं अपनी उनकी आर्मी के लिए कि जो सरेंडर होना चाहे उन्हें माफ़ी है। तो ये तो पूरी वर्ल्ड में दुनिया में इस तरह काफ़ी मिसालें मिलती हैं कि जब आपका कोई भटक जाता है और आप अपने इलाके में अमन चाहते हैं तो आप उनको माफ़ करते हैं। इसका ये इलाज नहीं है कि आप सबको कत्ल करेंगे या आप सबको पनिश देंगे, तो फिर मेरे ख्याल में हालात ठीक होने के बजाय बल्कि और बिगड़ जाएंगे। और दुश्मन यही चाहता है कि आप उनको ज़्यादा पनिश करें, और उनको जब आप पनिश करेंगे तो उनको और ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। जी, ये जो आपने जिस सोच का इजहार किया, ये अक्रॉस यही सोच चलती है, सब यही इसी बात पर कन्विंस्ड हैं कि जी अगर कुछ हुआ है तो उसको माफ़ करना चाहिए। ये इतना बड़ा दिल सबका हो गया है, या इसके लिए भी वक्त लगेगा कि आप उन्हें इस सारी चीज़ पर आमादा करें और समझाएं जिन्होंने माफ़ करना है और जिन्होंने हथियार डालने, दोनों ये करने के लिए तैयार हो? देखें आपने एक अच्छा सवाल किया है। देखिए ये चीज़ें इनमें एक वक्त लगता है। देखें अगर मैंने शुरू में एक बात कही थी, आपने जब सवाल किया था कि तो फिर मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि जब एक वक्त और हालात और डिमांड चीज़ें मतलब दोनों मुख्तलिफ थी, तो आस्ते आस्ते चीज़ें बदलती जा रही है और वक्त के साथ साथ टाइम लगता है। देखिए अगर आप रिकॉर्ड देखें आज तक कितने लोग सरेंडर हो चुके हैं। अच्छा, फिर इस तरह काफ़ी ऐसे लोग होते हैं कि वो ज्वाइन भी कर लेते हैं उनको जाके। तो ये वक्त का पहिया है और चलता रहता है। और अमन वो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल में तारीख़ में जितने भी ममालिक के अंदर अगर अमन आया या फिर जितनी भी रियासतें वजूद में आई या जो कुछ भी हुआ दुनिया की तारीख़ में, पुरानी बात कर रहा हूँ, तो उनमें एक वक्त लगा है। कोई चीज़ें एकदम से नहीं हुई है। और देखें चाहते तो सब है ना, हम चाहते हैं, हमारा दिल अभी भी चाहता है और पहले भी चाहता था, लेकिन ये था कि पहले इतनी सीरियस हमने, क्योंकि एज अ बलोच होने के नाते बलूचिस्तान के हालात को हम अच्छी तरह समझते हैं और कोशिश करते हैं, क्योंकि एज अ मैं अपने ट्राइब से भी ताल्लुक़ तो बलोच भी हूँ, तो हमें पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यहाँ तक ये हमें चीज़ अभी महसूस बड़ी अच्छी तरह हो रही है कि अभी जो है जो यहाँ की अब इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ों को लेके थोड़ी सीरियस है कि मतलब पहले के मुकाबले में कि लोगों को धारे में लाया जाए, उनको उनके साथ मामला ठीक किए जाएँ और ये जो गलत फहमी है इनको दूर किया जाए और बलोचों को तरक्की दी जाए। इसके ऊपर भी बड़ी कोशिशें हो रही हैं अमलन तौर पर। जी, ये बताइएगा सर कि जो ये बलोच मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए गए हैं, इससे आप सब क्या समझते हैं? जो कि रेजिस्ट करते हैं, जो कि बातचीत के लिए तैयार नहीं है, उनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किए गए उससे किस हद तक बेहतरी आई है? देखें ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जितने जंगें हुई थी और तो उनमें यही कहा जाता था कि कोई सरेंडर हो तो ठीक है, अगर हथियार डालते थे ठीक है, जो हथियार नहीं डालते तो उनके खिलाफ़ जंग करते थे। और जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इंतहा पसंद हैं, उनके मकासद ही पैसा होता है, उनके मकासद ही डॉलर होता है, तो फिर उनके खिलाफ़ आपने लड़ना आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर आप उनको हिट नहीं करेंगे, अगर आप उनको टारगेट नहीं करेंगे, उनके साथ फ़ाइट नहीं करेंगे, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी रियासत को नुकसान पहुंचाएंगे, मज़ीद बलोचों को नुकसान पहुंचाएंगे। इस तरह तो ये हालात मज़ीद ख़राब होते रहेंगे। देखिए मैं जो बात कर रहा था इसमें कुछ ऐसे लोग हैं, तकरीबन आप यकीन माने 70-80% ऐसे बलोच हैं जिन्हें पता ही नहीं है उनके मकासद का कि उन्होंने क्यों ज्वाइन किया है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी लोग हैं कि जो माली हालात की वजह से परेशान होकर उस तरफ गए, तो वो एक दलदल में फंस चुके हैं। तो हमें चाहिए कम से कम उनकी ताकत जो है, जिनको वो यूज़ कर रहे हैं, जो यूज़ हार्डली दिल से नहीं होना चाहते, जो अपने रियासत को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन वो फंस गए, उनके पास कोई ज़रिया नहीं है कि वो किस तरह रब्ता करें और किस तरह अपने आप को सरेंडर करें और अपने इशूज़ को रियासत के साथ ठीक करें। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है वो जो एक बड़ी तादाद है उनको दोबारा अपने धारे में लेकर उनको शामिल करें, और जो नहीं होता तो उनके खिलाफ तो आखिर तक, जब तक ये हालात ठीक नहीं होते, तो फाइट करना पड़ेगा।
बिल्कुल सही। मीर खुदाबख्श मरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बलोच यूनिटी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा यहाँ पर, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मीर खुदाबख्श मरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बात कर रहे हैं हम इस वक्त कि बलोच किस तरह से, जो नाराज़ बलोच हैं उनको किस तरह से कौमी धारे में लेकर आया जाए, किस तरह से उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो दूर किए जाएं। मरी साहब, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, ये जो इस वक्त ब्रास के नाम से बलोच मिलिटेंट्स ने एक तंजीम बनाई है, ये कितना बड़ा सेटबैक है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखें, जब आपका दुश्मन कमज़ोर होने लगता है तो फिर वो पहले तो हर किसी के मफादात अलग अलग होते हैं। देखें, ये तो एक दुनिया का दस्तूर है, जिनके अपने ज़ाती मफादात होते हैं और जब वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं तो वो मुत्तहद एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं और वो अपने प्लेटफॉर्म बनाते हैं, यानी कि उस एंटी के ख़िलाफ़ जिसे वो अपना दुश्मन समझते हैं। मिसाल के तौर पे वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं, जब वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो अपनी तंजीम बनाना शुरू कर देते हैं। ये भी एक ऐसी तरह की मिसाल है। जी बिल्कुल सही। ये एक और चीज़ है इस वक्त जो कि इंडिया बड़े हद तक पोर्ट्रे कर रहा है। हम वहाँ पर देखते हैं कि सिखों की अपनी एक तहरीक है और उनके अपने मुतालबात हैं, लेकिन वो इसको रिलेट करता है यहाँ पर जो बलोचों की एक तहरीक है या जो वो अपने मुतालबात की बात करते हैं, उसको लिंक किया जाता है उस सिखों की तहरीक से। इसकी क्या वजह है और इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं भारत के? देखिए, सिख एक कौम है और एक नेशन है। और देखें, जब पाकिस्तान की आज़ादी और जब हिंदुस्तान और भारत अलग हुए थे तो उन्होंने कुछ फ़ैसले किए थे भारत में रहने के, और जब उन्होंने रह कर देखा, जब पाकिस्तान अलग बना और जो उनके साथ फिर नाइंसाफ़ियाँ हुई, जो उनके साथ उनके हकूक़ को दबाने की कोशिश की गई, और जिस तरह देखें हिंदुस्तान की एक रिवायती चीज़ है कि वो एक जिस तरह आप समझें कि कट्टर भारत बनाना चाहते हैं और जिस तरह वो एक हिंदुज़म को पूरे भारत के अंदर नाफिज करना चाहते हैं, उन्होंने किस आप देखें कि नेशन के साथ उन्होंने यानी कि बदसलूकी ना की हो या उनकी इबादत गाहें उन्होंने तबाह नहीं की हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, सबके साथ किए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब उन्होंने उन दिनों उनकी मेजोरिटी थी, वो चाहते तो वो अलग सेपरेट हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट किया। तो फिर बाद में जब उनको एक बात समझ में आई कि वो सेपरेट होना चाहते हैं तो उन्होंने अपना ऐलान किया और तहरीक की। और फिर आपने देखा इनके साथ कितने जुल्म हुए, कितने मामलात हुए, कितनी चीज़ें हुई। तो वो उनकी एक ज़ाती चीज़ है और उनकी अपनी एक ज़ाती जंग है, उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपनी एक आज़ादी चाहते हैं। और आपने देखा कि 2020 में ये कोरोना अगर ना आता तो इन्होंने जिस तरह रेफरेंडम की कोशिश की गई और जिस तरह इन्होंने पूरे वर्ल्ड में और कनाडा के अंदर ख़ासकर इन्होंने जितने बड़े मतलब रैलियाँ की, प्रोग्राम्स किए, और दुनिया सब जानती है कि 2020 खालिस्तान मूवमेंट क्या है। तो जाहिर सी बात है ये अपनी आज़ादी चाहते हैं और ये एक इनका अपना ज़ाती फ़ैसला है। जी सर, ये बताइएगा, जो बलूचिस्तान में अब इस वक्त प्लानिंग हो रही है वफाकी सतह से या सूबाई सतह से, जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आनी है, जो तरक्याती काम यहाँ पर होने हैं, उनमें उनका किस तरह से समरात जो हैं वो बलूचिस्तान को मिल सकेंगे? किस तरह बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में कोई रोल प्ले होगा और यहाँ पर तरक्की और खुशहाली आएगी? देखिए, इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल में कतरा कतरा पहले भी आ चुकी है, लेकिन मैं एक बात वाज़ेह करना चाहूँगा वफाकी गवर्नमेंट को और सूबाई गवर्नमेंट को कि उनको चाहिए नीचे की सतह पर। देखिए, जब तक जिस तरह खान साहब कहते हैं कि अगर आप अपनी गरीब आवाम को, जो निचले तबके के, उनको नहीं उठाएंगे तब तक के हालात बेहतर नहीं होंगे। देखिए, जो जाके फ़ाइट करते हैं, जो जाके लड़ते हैं, जो हथियार उठाते हैं, वो कोई नवाब या कोई सरदार या कोई अमीर ज़्यादा, कोई MNA MP एसियों से बाहर निकल के जाके पहाड़ों पर नहीं लड़ता। उधर वो लड़ता है जो भूख से लड़ रहा होता है, जो भूख से मर रहा होता है, और जिनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही होती है, जिनके पास स्कूल की सहूलत नहीं, जिनके पास एजुकेशन की सहूलत नहीं, जिनके पास लाइट पानी यानी कोई ऐसी बुनियादी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो वो लोग जाते हैं और उन्होंने मिसयूज़ किया जाता है। तो हमें चाहिए इस बार, देखिए इससे फ़ायदा ज़रूर होगा, मैं नहीं कहता कि फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि क्यों ना मतलब ये चीज़ें हमें अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। बजाय देखिए पहले ये होता है कि आता है कि फ़ंड
जिस तरह हमारी असम्बलियों से निकल कर हमारे फिर उस MNAs और एरिया वाइज डिवाइड होते, तो इनके लिए एक प्रॉपर एक तरीक़ाकार बनाया जाए ताकि इसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है गरीब तबके को और नीचे तक पहुंच सके। बलूचिस्तान के अंटिल कई ऐसे इलाके हैं, आप यकीन माने वहाँ पर इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, बिजली तक नहीं है, बिजली दूर की बात है, वहाँ पानी पीने का नहीं है, वहाँ पर बड़े बड़े खड्डे बनाए जाते हैं जो बारिशों से पानी जमा होता है और वो पानी पी रहे होते हैं, उसको जानवर भी पीते हैं, उसे हर किस्म का जानवर पीता है और इंसान भी वही पानी पीता है। देखिए ये इतनी बड़ी मजबूरीज़ हैं और इतने बड़े इशूज़ हैं और रास्ते नहीं हैं, अगर इमरजेंसी हो जाए तो बड़े किलोमीटर, और बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ उन्हें बाइक भी नहीं जा सकती, वो घोड़ों पर सफ़र करते हैं और जाके अपने जो अजीज़ हैं उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं या उनको हॉस्पिटल ले जाना होता है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। देखिए इसका फ़ायदा ज़रूर है, इसका फ़ायदा ऊपर से नीचे पहुँचता है, अगर होना ये चाहिए कि नीचे से ऊपर पहुँचो तो मेरे ख्याल में हालात ऑटोमेटिकली बेहतरी आपके फ़ायदे में आएंगे। देखिए आपके एंटी हमेशा वही हैं, अभी भी आप रिकॉर्ड देख करें कि वो जो कमज़ोर तबका है वो आपका एंटी है इस वक्त, तो उसको आप अपने फेवर में लें और जहां आप स्पेस छोड़ते हैं दुश्मन आपके उस स्पेस का फ़ायदा उठाता है। देखिए जितनी भी पहले NGOs आई हैं उन NGOs ने क्या किया है, उन्होंने यही किया है कि नीचे तबके पे गए और वहीं से इंतशार उन्होंने पैदा करने की कोशिश की और वहीं से हालात ख़राब करने की कोशिश की और वहीं से उन्होंने अपने सोर्सेज बनाए और वहीं से उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया और बलोच कौम को पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ एंटी किया और इस तरह उन्होंने अपने ज़राए और अपने मैसेजेस मतलब एक जितना वो कर सकते थे उन्होंने लॉस पहुंचाने की कोशिश की नीचे सतह से। हमें चाहिए कि अब उस स्पेस को फुल करें, अब उसको स्पेस को मज़ीद इस छोड़ने की गुंजाइश हमारे अंदर नहीं है। जी सर ये बताइएगा, जो इस वक्त फेंसिंग का एक काम है अफ़गानिस्तान ईरान के बॉर्डर पर, फिर कीपिंग इन व्यू जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है, ऑलरेडी बलूचिस्तान में एक बोझ है अफ़गान महाजरीन का, मज़ीद के आने की तवक्को है, ये सूरत किस तरह से आप बनती देख रहे हैं और इसके क्या असरात होंगे? क्या फेंसिंग ने इतनी मदद कर दी है कि हम इस चीज़ को रोक पाएंगे या मज़ीद बोझ हम अफ़गानियों का यहाँ पर बलूचिस्तान में देखेंगे? कि इसके फेंसिंग के दो मकासद हैं। देखें पहली आपको चीज़ें समझनी चाहिए। देखिए जब अफ़गानिस्तान के हालात, और अफ़गानिस्तान में आपने देखा होगा कई ऐसी एंटी तंजीमें थी जो एंटी पाकिस्तान थी स्पेशली, वो चाहते थे, देखिए वो बाकायदा क्लेम भी करते थे, उनके ज़ाहिरी अल्फाज में करते हों ठीक है, अगर वो हिडन अल्फाज में करते हो तब भी ठीक है, वो केपीको को या पश्तून एरियाज़ को वो अफ़गानिस्तान का एरिया मानते थे, ठीक है, वो एक अपना एक जाविया रखते थे। देखिए इस चीज़ को फैंसी लगाने से हमें दो हमारे मकासद है, एक तो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमने अपनी बाउंड्रीज़ की वजाहत करना कि ये हमारी बाउंड्रीज़ है, हमने उनको एक वजाहत करना था, और दूसरी एक कोशिश है, देखिए आप हमेशा एक ढाल भी बनाते हैं दुश्मन के ख़िलाफ़ ताकि आप उसको रोक सकें। ये एक हमारी दो कोशिशें हैं कि हम दुश्मन को रोक सकें, और दूसरा ये है कि हमने अपने बाउंड्रीज़ और अपने बॉर्डर्स का तयन करना है कि ये हमारे एरियाज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि कल को कोई क्लेम ना कर सके। देखिए अगर आप ऐसी सरजमीन छोड़ देते कल को वहाँ हालात भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और कोई दावा करना शुरू कर देता है, फिर एक नई मुसीबत आप अपने सर लेते, तो ये एक बेहतरीन चीज़ है और रियासत ने उसको इस हिसाब से सोच के, यानी कि दो चीज़ें की गई हैं। देखिए इसका एक फ़ायदा हमें बेशक अब बाढ़ से बहुत हुआ है, अभी आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान की तरफ जिस तरह हालात चल रहे हैं और वहाँ से बलोच और जो एंटी पाकिस्तान जितने भी लोग हैं, जितनी तंजीमें, वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पनाह का एक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये मुकम्मल होगा काम, तो इससे तो ये तो एक ऑटोमेटिकली यानी कि हम अपना बॉर्डर एरिया डिक्लेयर कर पाएंगे, और वो ऑलरेडी है, लेकिन एक जो दुश्मन है वो तो मतलब अपना डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें एक जब फैंसी होगी तो वो हमारे लिए एक आसानी भी होगी, और दूसरा ये है कि हम दुश्मनों को काउंटर करने के लिए और उनको रोकने के लिए ये हमें बड़ा कारआमद होगा। मीर खुदाबख्श मरी साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बलोच यूनिटी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और ये जो तफसील से हमने गुफ्तगू की, इस वक्त जो मसाइल हैं, जो गिले शिकवे हैं, वो बड़ी हद तक सामने आए, और अगर ये तासुर कोई देता है कि बलोच जो है एंटी स्टेट है, तो कतन ये ऐसी बात नहीं है। कहीं पर गिले हैं, शिकवे हैं, नाराज़गियाँ हैं, महकूमियाँ हैं, कह लीजिए कि गुमराही है, लेकिन अगर ये कोशिश की जाए और संजीदगी से की जाए, या जिस तरह से बताया जा रहा है
कि ऑलरेडी ये कोशिश की जा रही है, तो फिर हम इन नाराज़ जो हमारे भाई हैं उनको कौमी धारे में ला सकते हैं। बहुत सारे, जिस तरह से मरी साहब ने बताया, ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तालीम की कमी है, उनके पास मीडिया एक्सेस नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग भटक गए, लेकिन अब वो बड़ी हद तक वापस आना चाहते हैं, तो उनको वापसी का एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि अब की जो कोशिशें हैं वो कारगर साबित हों और बलूचिस्तान में अमन आ सके और बलूचिस्तान तरक्की कर सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।